वेलकम टू बूस्ट ISPCS। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 उत्तर प्रदेश मेडिवल हिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 किया था कंप्लीट, उत्तर प्रदेश एंशिएंट हिस्ट्री सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज हम मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में जैसे सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखो क्या है दिल्ली सल्तनत, क्या है डायनेस्टीज। द दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय द 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज, द स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी जीएस पेपर 1 में, तो इसका सीक्वेंस याद किया होगा। ठीक है, अब आप कैसे याद कर रहे हैं कैसे नहीं याद कर रहे हैं वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम में आपको प्रोड्यूस करना है, बस ऐसे आपको याद करना है, जैसे SKTSL। ठीक है, SKTSL, SKTSL। ठीक है, पहला स्लेव है और दूसरा एस सैयद कहा जाएगा। ओके, पहला अगर स्लेव का आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सैयद कहा जाएगा। देन स्लेव, सैयद, तुगलक और स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये डायनेस्टी का सीक्वेंस याद करिए रखिएगा। ओके, एग्जाम में आता है विद ईयर। ओके, आगे हम पढ़ेंगे तो ये भी देखते रहेंगे। जैसे पहला आता है स्लेव डायनेस्टी। देखो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस्टेब्लिश किया था 1206 एडी में, 1206 एडी। बैकग्राउंड क्या है? एन इंपॉर्टेंट स्लेव ऑफ द मोहम्मद घोरी। घोरी एक्चुअली जब वापस गया तो उसने अपना स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे रख के गया कि वो अपना निगरानी करे जो भी एम्पायर था। देन अर्ली अचीवमेंट क्या थी इसकी? सप्रेस्ड ए रिवोल्ट इन मेरठ इन 1192 वाइल घोरी वाज एब्सेंट। इम्प्रेस्ड बाय द घोरी, घोरी अवार्डेड हिम द टाइटल मालिक। देखो वैसे तो स्लेव था लेकिन इसने क्या किया, घोरी को इम्प्रेस किया तो उसने इसको मालिक की उपाधि दे दी। ओके, देखो किसी भी एम्पायर के साथ में आपको क्या क्या पढ़ना है? बैकग्राउंड पढ़ना है, अचीवमेंट पढ़ना है, टाइटल निकनेम पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे एग्जाम में आपको रिप्रोड्यूस करना है। देन टाइटल और निकनेम क्या था? नोन एज द लाख बक्स। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि लाख बक्स किसको बोला जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। फॉर हिज लेविश डोनेशन मिनाज ए सिराज रिफर्ड टू हिम हातिम ताई। जो मिनाज ए सिराज, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि बुक किसके बारे में थी? तो बुक किसके बारे में थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थी। इसमें इसको क्या बोला गया? हातिम ताई। ओके, हातिम ताई बोला गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। मिनाज ए सिराज कई बार एग्जाम में आ चुकी है किताब, इसके बारे में किसके टाइम की है या फिर लिखा किसने था ये किताब, इसलिए ऐसी बुक्स का नाम आप याद रखिएगा। जैसे आप ना उसको लूसेंट किताब पढ़ते होंगे तो लूसेंट में बुक की लिस्ट है, उसमें डायरेक्टली दिख जाएगा कि जो कई सारी इंपॉर्टेंट बुक है उनके राइटर कौन है, ये सारा होगा डिटेल। देन अगला आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था 1210 टू 1236। अब इनका बैकग्राउंड क्या है? सन इल्ला ऑफ द ऐबक, सन इल्ला थे, नोन एज द गुलाम ऑफ गुलाम। ओके, स्लेव ऑफ ए स्लेव, बिकॉज ऐबक वाज हिमसेल्फ ए स्लेव टू घोरी। एक्चुअली ये स्लेव थे घोरी के, ऐबक, तो इनका दामाद अगेन स्लेव ऑफ ए स्लेव, मतलब स्लेव का स्लेव। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोला जाता था इनको। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्लेव ऑफ द स्लेव या गुलाम ऑफ द गुलाम किसको बोला जाता है, तो इल्तुतमिश को बोला जाता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। देन प्री सल्तनत रोल क्या था इनका? सर्व्ड एज द इक्तेदार गवर्नर ऑफ द बदायूं, विच वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट इक्ता प्रोविंस ऑफ द, इक्ता मतलब प्रोविंस ऑफ द सल्तनत एट द टाइम। बदायूं जो आज ये बरेली के पास में ना, यहाँ के वो गवर्नर थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के अंदर ये एरिया आता है। स्टेटस क्या था? रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द टर्किश एम्पायर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द फाउंडर या फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल। इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है इनका? क्रिएटेड ए लॉयल ग्रुप ऑफ द 40 टर्किश नोबल्स विच नोन एज द 40 या फिर तुर्कन ए चहलगानी। तो एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जो 40 ये नोबल थे, 40 नोबल थे, इनको किसने मतलब इस्टेब्लिश किया था या फिर ये परंपरा किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। ठीक है, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में इनको कंबाइन करके पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश के बारे में मान लो इन केस आता है तो सक्सेशन, प्री सल्तनत, स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेशन, करेंसी रिफॉर्म, ये सारा आएगा। अब करेंसी रिफॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट टू इशू रेगुलर करेंसी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड फीचरिंग इंस्क्रिप्शन इन द चेस्ट अरबिक। देखो कॉइन का नाम इनका टंका था। टंका क्या था? सिल्वर में था और जीतल कॉपर में था। ठीक है, और सिल्वर का वेट था 175 ग्राम और कॉपर स्टैंडर्ड लोअर डिनोमिनेशन कॉइन। ओके, देन आता है कंसोलिडेशन ऑफ पावर।
emerged as the strong ruler of the Delhi after Iltutmish. ओके, abolished the इसके बाद ये बलबन के बारे में, ठीक है। बलबन का क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ द पावर क्या है, इमर्ज एज द स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द दिल्ली आफ्टर इल्तुतमिश, एबॉलिश द तुर्कान ए चहलगानी टू सेंट्रलाइज पावर। देन आइडियोलॉजी क्या थी, फर्स्ट टू propound द थ्योरी ऑफ द किंगशिप, डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग। देन कल्चरल एडिशन क्या था इनका, इंट्रोड्यूस द सेलिब्रेशन ऑफ द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नौरोज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो किसने किया था, बलबन ने किया था, ठीक है, बलबन ने नौरोज फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया था। देन आता है खिलजी। खिलजी मैंने क्या बताया था, SKTSL, ठीक है। तो दूसरा आता है खिलजी। खिलजी रूलर्स फर्दर कंसोलिडेटेड पावर इन द उत्तर प्रदेश। देखो अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने बहुत सारी डिटेल छोड़ दी। भाई साहब ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, जो इसमें यूपी स्पेशल का केवल वही चीज़ हम फोकस करेंगे, इधर उधर का नहीं करेंगे, जिससे हम अपना जो सेंटर है वो एकदम टारगेट पे रखें। ओके, बाकी आप GS1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बाकी मैं जब मेंस की जो तैयारी कराऊंगा तो उसमें GS1 2 3 4 भी कराऊंगा, तो उसमें जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है केवल उतना पढ़ाऊंगा। बाकी पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप एकदम फ्री हो, लेकिन मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा। ओके, देन खिलजी रूलर्स फर्दर कंसोलिडेटेड पावर इन उत्तर प्रदेश। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 AD, फेमस फॉर द मार्केट रिफॉर्म्स एंड मिलिट्री पावर्स। मार्केट रिफॉर्म और मिलिट्री पावर ये कीवर्ड है, आपको एग्जाम में इनको डालना है, मार्केट रिफॉर्म एंड मिलिट्री पावर्स। कैप्चर्ड इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द उत्तर प्रदेश, consolidated control over strategic trade routes. Then his conquest include major cities such as प्रयागराज, वाराणसी, अवध रीजन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो खिलजी का था कंक्वेस्ट प्रयागराज, वाराणसी और अवध, ये सारे रीजन थे। अब दिमाग में आएगा सर ये तो पद्मावत वाली कहानी, भाई पद्मावत जो यूपी के बाहर की कहानी थी। ओके, इसलिए अभी उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यूपी स्पेशल आप फोकस करिए, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल उसको फोकस करिए। ओके, देन अलाउद्दीन मार्केट्स रिफॉर्म एम्ड एट कंट्रोलिंग प्राइसेस वेयर प्रोमिनेंटली इम्प्लीमेंटेड इन यूपी सिटीज, रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देन आता है तुगलक का। तुगलक डायनेस्टीज यूपी कंट्रीब्यूशन का क्या था, सुल्तान फिरोज तुगलक। सिटी फाउंडेशन बिल्ट 2 इंपॉर्टेंट सिटीज इन उत्तर प्रदेश। जौनपुर पहली कौन सी थी, जौनपुर, built in the eastern UP in the memory of his paternal cousin फकरुद्दीन जौना खान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जौनपुर सिटी थी वो सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस्टेब्लिश की थी या फाउंड की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं का है, ठीक है। देन आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की इस्टेब्लिश नियर दिल्ली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, आल्सो नोन एज फिरोज शाह कोटला। ओके, देन आगे आते हैं, मोनूमेंट क्या है इनके, ट्रांसपोर्टेड एन अशोकन पिलर फ्रॉम द मेरठ टू दिल्ली। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना कि जो मेरठ से दिल्ली एक अशोकन पिलर जो ट्रांसपोर्ट किया गया था, ले जाया गया था, वो किसने, कौन ले गया, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ले गए। ओके, देन सारकी सल्तनत जौनपुर में आता है। इस्टेब्लिश्ड एंड बाउंड्रीज क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एंड बाउंड्रीज, फाउंडेशन किसने किया, आफ्टर फिरोज शाह दैट जौनपुर बिकम इंडिपेंडेंट, क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिश किया बट इनकी डेथ के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया। द न्यू सारकी सल्तनत वाज फाउंडेड बाय द मलिक सरवार। एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि सारकी सल्तनत किसने फाउंड किया, तो मलिक सरवार। आप जैसे जनरली UPPCS के अलावा जैसे आपने UPSC या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी की होगी तो सारकी सल्तनत जनरली कम आता है या फिर उतना डिटेल में नहीं आता, बट यूपी के केस में आएगा इसलिए क्योंकि यूपी का है पार्ट है। ओके, मलिक सरवार ने इस्टेब्लिश किया था ए यूनोच, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द तुगलक सल्तनत नसरुद्दीन महमूद। टाइटल क्या था, मलिक सरवार रिसीव द टाइटल ऑफ द मलिक अस सदक, लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, फ्रॉम द सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, विच emboldened him to establish the independent state with the जौनपुर as its capital। बॉर्डर क्या था, स्ट्रेच फ्रॉम द इटावा टू वेस्ट बंगाल एंड नेपाल टू विंध्याचल, मतलब काफ़ी बड़ा इनका बॉर्डर था, ईस्ट टू वेस्ट, इटावा से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल था, और नॉट वेस्ट बंगाल, बंगाल उस टाइम डिवाइड थोड़ी था, एंड नेपाल से विंध्याचल, विंध्याचल मतलब नीचे साइड है और जो मिर्जापुर के आसपास है, और नेपाल नॉर्थ में तो है ही। देन गोल्डन एज अंडर द इब्राहिम शाह, इनके अंडर में गोल्डन एज क्या था, प्रोग्रेस क्या थी, जौनपुर शाह इमेंस ग्रोथ इन द एजुकेशन, कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एंड बिजनेस। देन कल्चरल आइडेंटिटी क्या थी,
The administration was unique for the creating and protecting harmony between Hindus and Muslims. Because of its qualities, development and qualities, Jaunpur earned the title of the Siraj-e-Hind, Light of the India. ओके, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिराज-ए-हिंद किस सिटी को बोला जाता है, तो जौनपुर को बोला जाता है. देन आर्किटेक्चरल एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या था? राजा बेगम्स मदरसा, ठीक है, मदरसा इस्टेब्लिश्ड बाय द राजा बेगम द वाइफ ऑफ द सारकी अंडर द महमूद शाह. देन अटाला मास्क काफ़ी एग्जाम में आता है. कंस्ट्रक्शन बिगेन अंडर द फिरोज शाह इन 1393 एंड वाज कंप्लीटेड बाय इब्राहिम शाह इन 1408. ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि अताला मास्क किसने कंप्लीट कराई, तो इब्राहिम शाह का नाम आता है. मैच द कॉलम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा रखिएगा. अताला मास्क इब्राहिम शाह 1408. ठीक है. देन आता है लोधी डायनेस्टी. ठीक है, इसमें क्या है? बहलोल लोधी. ठीक है, इंड ऑफ द सार्किद सल्तनत, जब इंड हुआ तो कैप्चर्ड जौनपुर इन 1448 इंडिंग सार्की रूल एंड मर्जिंग द टेरिटरी इनटू द दिल्ली सल्तनत. जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी लोधी डायनेस्टी, उसी में मर्ज कर देते हैं इनको. देन इसमें लोधी डायनेस्टी में सबसे पहले सिकंदर लोधी आते हैं. ठीक है, न्यू कैपिटल established the city of the Agra in 1506 and made its second capital. Personal life क्या थी? His highly educated and intellectual wrote poem using the pet name गुलरुखी. इन्होंने गुलरुखी रखा है. सिकंदर लोधी ने. गुलरुखी डायरेक्टली आ सकता है कि सिकंदर लोधी की इसमें कौन सी है राइटिंग या पोएम राइटिंग कौन सी, या फिर गुलरुखी किसकी है, सिकंदर लोधी, दोनों मैच वाइस वर्सा आ सकते हैं. देन आता है एजुकेशनल रिफॉर्म. ट्रांसफॉर्म मॉस्क्स इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट सर्व एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन. देन लिगेसी इन द जौनपुर क्या है? जौनपुर रिमेन्ड ए मेजर एजुकेशनल एंड कल्चरल हब. द फेमस सूफी पोएट मलिक मोहम्मद जायसी, author of the Padmavat, was educated there during this period. आता है ना कि पद्मावत, जो पद्मावत वाली कहानी है वो मतलब एक्चुअली इनकी इसके आथर मलिक मोहम्मद जायसी हैं. जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे उसमें काफ़ी पद्मावत एक मतलब आता है कई बार एग्जाम में कि पद्मावत के रचयिता कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी आता है वो. ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ है. देन सिकंदर लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी 1517 AD. इनका क्या था? सक्सीडेड हिज फादर सिकंदर लोधी, एज्यूम द टाइटल इब्राहिम शाह. इनको इब्राहिम शाह बोलते थे. अब देखो जौनपुर कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है क्योंकि जौनपुर फेमस था. इनिशियली डिवाइडेड द एम्पायर एंड अपॉइंटेड हिज ब्रदर जलाल खान एज द रूलर ऑफ द जौनपुर. लेटर रिवर्स्ड दिस डिसीजन एंड मर्ज जौनपुर बैक इनटू द एम्पायर. द This prompted Jalal Khan to revolt, annex Jaunpur and declare himself self-independent and take the title Jalaluddin. ओके, तो इनको जलालुद्दीन बोला जाता है, जलाल खान को ही, क्योंकि इन्होंने वापस ले ली इब्राहिम लोधी से जौनपुर. देन इक्ता सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. देखो अभी तक यहाँ तो हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा. अब इसके बाद यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा. ओके, सबसे पहले क्या ओरिजिन एंड पर्पस क्या था इसका? इंट्रोडक्शन टू इंडिया ब्रॉड फ्रॉम द वेस्ट एशिया बाय द टर्किश रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अगर बात कीजिए इक्ता सिस्टम क्या पहले से इंडिया में था? नहीं, पहले से नहीं था. इसको टर्किश रूलर्स ने वेस्ट एशिया से लाया था. देन फॉर्मलाइजेशन क्या था? सिस्टमेटिकली फॉर्मलाइज्ड इन इंडिया बाय द सुल्तान इल्तुतमिश ने. ठीक है, इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश. देन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? डिजाइन टू हेल्प रूलर्स एफिशिएंटली मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द इक्ता सिस्टम क्या था? स्ट्रक्चर इसका डेफिनेशन, द सुल्तान टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू लैंड ट्रैक्ट्स कॉल्ड इक्तास. मतलब एक तरीके से लैंड जो थे ट्रैक्ट उन्हीं को इक्ता बोलते थे. विच लेटर इवॉल्व इनटू द सूबास आर प्रोविंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द नोबल्स. देन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत फेल अंडर दिस इक्ता सिस्टम. टाइटल्स क्या था? द नोबल्स होल्डिंग these land tracts were known as the muktiya walis. Duties क्या थी? Muktis were strictly responsible for managing local administration, collecting revenue, maintaining an army, paying soldiers salaries from the collected ikta revenue. Then evolution of the mukti power. Mukti power कैसे evolve हुई? Early phase high autonomy. Muktis operated almost independently, were allowed to keep any surplus revenue left over after paying military salaries. सेंट्रलाइजेशन फेज क्या था? स्ट्रिक्ट कंट्रोल कैसे हुआ? एज लेटर सुल्तान ग्रू स्ट्रॉन्गर दे बिगेन ऑडिटिंग इक्ता रेवेन्यूज
fixing and the salaries of both the soldiers and muktis, and mandating that all the surplus revenue be submitted directly to the royal treasury. Then transferability. Originally, the system was non-hereditary, meaning the Sultan retained the right to transfer any mukti to a different ikta at will. Under Firoz Shah Tughlaq, the system was permanently made hereditary, and punishment for accounting discrepancies were significantly relaxed. The land administrative hierarchy क्या थी, ये देखते हैं. सबसे पहले खलीसा लैंड, ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू इक्ता लैंड, दिस वाज टेरिटरी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तान. खलीसा लैंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, वेयर द रॉयल ट्रेजरी कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली. देन सूबास क्या था, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द सल्तनत, फॉर्मली द इक्तास. देन सिक्स क्या था, द मिड लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द सूबास. परगना क्या था, द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लोकेटेड बिलो द सिक्स. ओके. देन अमील क्या था, द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल अपॉइंटेड टू हेड ए परगना. मतलब अमील, देन परगना, सिक्स, सूबास एंड खलीसास, ऐसे ऐसे था. ठीक है. ऐसा, ठीक है. बाकी मतलब सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए. पहले खलीसा लैंड, देन सूबास आया, देन सिक्स है, देन परगना, देन अमील. जैसे आपने देखा होगा 24 परगना, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ. 24 परगना कहाँ पे है आपको पता होगा. 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है वेस्ट बंगाल में. ओके. मतलब 24 परगना मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बना. इसका मतलब परगना का कुछ छोटा चीज़ होता होगा. ठीक है. उसके ऊपर सिक्स, देन सूबा मतलब बड़ा. जैसे आपने सुना होगा ना कि इस सूबे में किसकी सरकार है. इस सूबे में मतलब तमिलनाडु सूबे में स्टालिन विजय कुमार की मतलब जोसेफ विजय की सरकार है. ठीक है. ऐसे ही आपने देन खलीसा लैंड. ओके. खलीसा लैंड क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल सुल्तान के था, तो नीचे अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता गया होगा. तो ये इनका सीक्वेंस है. तो सीक्वेंस कैसे हैं, KSSPA. ठीक है. KSSPA. देन ओरिजिन्स एंड ओवरव्यू ऑफ द जब्ती एंड दहसाला सिस्टम. जब्ती साइंटिफिक मेथड ऑफ द लैंड टैक्स असेसमेंट बेस्ड ऑन द डिटेल्ड लैंड सर्वे. इसको बोलते हैं जब्ती. दहसाला मतलब 10 से रिलेटेड है ना. एन इम्प्रूव्ड एंड बेटर वर्जन ऑफ द जब्ती सिस्टम. ठीक है. अल्टरनेटिव नेम वाइडली कॉल्ड टोडरमल्स सेटलमेंट सिस्टम बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टोडरमल. इसका मैकेनिज्म क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्प्लीमेंटेड इन अटेम्प्ट टू सिस्टमेटिकली फिक्स एंड लैंड टैक्स रेट्स. डाटा कलेक्शन क्या था, रिलाइड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ओवर ए 10 years ए पीरियड 1570 to 71 to 1579 to 80. असेसमेंट मैट्रिक्स क्या था, कैलकुलेटेड यूजिंग 4 की फैक्टर्स, एक्चुअल यील्ड, लोकल प्राइसेस एंड लैंड प्रोडक्टिविटी एंड टोटल एग्रीकल्चर एरिया. देन एप्लीकेबल रीजन क्या था, इन्फोर्स्ड इन द प्रोविंसेस ऑफ द अवध, आगरा, दिल्ली, मुल्तान एंड लाहौर. ओके. देन नेचर एंड लॉन्गिविटी. ओके. इसमें क्या था, लिटरल मीनिंग क्या था, द वर्ड दहसाला ट्रांसलेट लिटरली 10 years. ओके. वही मैंने बोला 10 साल से 10 पता चल रहा है सीधा, तो इसी को 10 years, इसी को दह साला मतलब 10 years. दह मतलब 10 और साला मतलब साल. ठीक है. दह साला मतलब 10 साल. ओके. फ्लेक्सिबिलिटी, इट वॉज नीदर द स्ट्रिक्ट 10 year सिस्टम नॉर द परमानेंट अरेंजमेंट एज द स्टेट रिटेन द राइट टू अल्टर. ओबियस बात है, देखो जो स्टेट है वो कुछ भी कर सकता है. सिंपल बात समझ लो. ये बात अभी भी जैसे स्टेट अगर पूछा जाए क्या पार्लियामेंट है वो काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. भाई इंडिया में अगर पार्लियामेंट कोई काम नहीं कर सकती तो कौन करेगा ये बताओ. तो पार्लियामेंट ही तो करेगी ना, कोई काम करेगी तो ओबियस सी बात है जो स्टेट है वो उसके पास पावर हमेशा रहेगी, क्योंकि जब वो पूरा स्टेट कंट्रोल कर सकती है तो छोटे मोटे रूल नहीं चेंज कर सकती, बिल्कुल कर सकती है. ड्यूरेशन क्या है, द सिस्टम रिमेन इन प्रैक्टिस थ्रो द दो विद द रेडिकल चेंजेस अंटिल द एंड ऑफ द 17th century. देन एडवांटेज ऑफ द सिस्टम क्या था, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी थी और डिजास्टर रिलीफ था. अब अगर आपके एग्जाम में ये एकता सिस्टम के बारे में आ जाए या जब्ती सिस्टम के बारे में आ जाए या दहसाला सिस्टम के बारे में आ जाए, तो पहले तो आप मैकेनिज्म असेसमेंट लिखोगे, देन नेचर ऑफ द लॉन्गिविटी लिखोगे, देन एडवांटेज ऑफ द सिस्टम लिखोगे, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द स्टेट वाज प्री डिटरमाइंड एंड नोन टू बोथ द फार्मर एंड द स्टेट. ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपके फार्मर को भी पता है कि कितना इसमें पेमेंट करना है और दूसरे साइड आपके किंग को पता है कि कितना उसको मिलने वाला है. ओके. तो ये अच्छा था इसमें. देन डिजास्टर रिलीफ था. ओके. कैसे, इंक्लूडेड बिल्ट इन प्रोविजन टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू फार्मर्स एक्सपीरियंसिंग क्रॉप लॉस
फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड एंड ड्राट्स। देन लैंड क्लासिफिकेशन क्या था? पोलाज, परती, कच्चर, बंजर। लैंड दैट वाज सोन एवरी ईयर उसको कहते हैं पोलाज। लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर 1 or 2 years उसको परती, परती मतलब 1-2 साल के लिए उसे छोड़ दो, मतलब परती मतलब खाली छोड़ना। परती कहते हैं ना, परती छोड़ दो मतलब खाली छोड़ दो उसको लैंड को, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी दोबारा रीगेन हो जाए या फिर किसी और रीजन से। देन लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर 3 years 3 साल के लिए छोड़ दो कच्चर, 5 साल के लिए छोड़ दो बंजर। बंजर इसलिए छोड़ो क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तभी आप उगाओगे, अदरवाइज को खाली छोड़ दोगे। ठीक है, पोलाज, परती, बंजर। तो ऐसे कैसे याद करोगे? PPKB, PPKB। ठीक है। देन इजादा सिस्टम क्या है? द प्रमोटर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटेड बाय द जुल्फिकार खान। प्रमोटर ये, ऑब्जेक्टिव क्या है? विद द प्राइमरी एम टू इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट, इसलिए इजादा सिस्टम था। कोर मैकेनिज्म क्या है? इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशन ऑफ द अवार्डिंग लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टू द हाइएस्ट बिडर। इमर्जेंस ऑफ द मिडलमैन, दिस प्रैक्टिस गेव बर्थ टू ए न्यू क्लास ऑफ द इंटरमीडिएट्स नोन एज द तालुकदार एंड इजारेदार, also spelled इजारदार। फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या था? इजारदार was required to give a fixed amount to the government but had the freedom to collect rent from the farmers as per their own wish. Area of the implementation क्या है? The system was generally implemented in the location where the farmers lacked resources. Then impact of the farmer on the farmers क्या था? Because the rent collection was unregulated, the system led to significant atrocities and exploitation of the farmers. देन आते हैं कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑन द उत्तर प्रदेश। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कल्चरल इम्पैक्ट क्या है दिल्ली सल्तनत का उत्तर प्रदेश में, इसीलिए तो टॉपिक पढ़ रहे हैं मिडिल इंडिया। क्यों? क्योंकि इसका कल्चरल इम्पैक्ट है। अब अगर आपके एग्जाम में कल्चरल इम्पैक्ट आएगा तो आप कैसे कैसे लिखोगे? आर्किटेक्चर के फॉर्म में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के फॉर्म में, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में, म्यूजिक एंड डांस में, क्लॉथ में, इसको अलग हेडिंग बनाओ, फूड वो अलग बनाओ, लाइफ स्टाइल को अलग बनाओ। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, 7-8 हेडिंग हो गई, 8 में से 4-5 नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। देखो 50% लाना काफ़ी बड़ी बात होती है, ठीक है, इन एग्जाम में। देखो आर्किटेक्चर क्या है? की डेवलपमेंट और फीचर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द इस्लामिक स्टाइल फीचरिंग राउंड डोम्स, आर्क्स, मिनराट्स, लैटिसेस, टॉम्स। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? जामी मस्जिद इन जौनपुर एंड हिंदू इस्लामिक मास्टर पीस है जामा मस्जिद, ठीक है, एंड लाल दरवाजा मॉस्क बिल्ट बाय द मीर शमसुद्दीन। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल है। देन आता है पर्सियन बिकेम, देखो लैंग्वेज लिटरेचर क्या है? पर्सियन बिकेम द कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्रिएटेड मिक्सड लैंग्वेज लाइक हिंदवी एंड लेटर उर्दू। इसी में हिंदवी को मिक्स करके लेटर उर्दू बन गया, जो पर्सियन लैंग्वेज और ये अरबियन लैंग्वेज थी। इसमें क्या वर्क एग्जाम्पल क्या है? वर्क्स ऑफ द अमीर खुसरो विच पॉपुलराइज्ड द हिंदवी लैंग्वेज दैट लेटर डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश। देन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए देखो आज भी यूपी में हिंदी के बाद उर्दू को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देन सूफी सेंट प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। सूफी साइंस बिकेम मेजर सेंटर्स फॉर कल्चरल इंटरेक्शन। देन टीचिंग ऑफ द ख्वाजा, एग्जाम्पल क्या है इसका? टीचिंग ऑफ द ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया influenced by the Awadh. Then Dargah of the Sheikh Salim Chishti in the Fatehpur Sikri showing continuity into the Mughal era. Then music और dance में क्या है? Development of the religious qawwali court music paving the way of Hindustani and classical center like Lucknow and Banaras. Example क्या है? The development of the satrang, qawwali and tarana by the Amir Khusro. Then clothing and food style में popularization of the garments like कुर्ता पैजामा कैप, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइसी टर्क मुगल क्यूजिन इनटू द पब्लिक लाइफ, इंड्यूरिंग कुलिनरी इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन लखनऊ फैजाबाद, विजुअल इन डिश लाइक कबाब्स बिरयानीस एंड सीरमाल। देन समरी इसमें कंक्लूड कैसे करोगे? ड्यूरिंग द reign of the Delhi Sultanate, Uttar Pradesh transformed into a cultural melting pot. The merging of the Hindu and Islamic tradition across these dimensions profoundly defined by the cultural identity of the region for the centuries to come. Okay. Then आते हैं इसमें नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये भी आता है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? टेरिटरी अक्रॉस द एम्पायर वेर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव
लैंड यूनिट्स बिफोर नोन एज द इक्तास। रोल ऑफ द इक्तदार्स क्या था? दीज इक्तास वेर गवर्न बाय द इक्तदार्स whose primary responsibility was collecting revenue, a system that contributed to increased agriculture production. Then emergence of the trade hubs. Key cities including Agra, Prayagraj, Jaunpur, Kannauj developed into the major commercial and trade centers. Then key economic reforms, significant economic overhauls were spearheaded by the specific rulers, most notably Alauddin Khilji, Sikandar Lodi. Then market stabilization. The economic reforms implemented during this era successfully stabilized market prices. देन अगला आता है इसी में एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। इसमें क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सॉ मेजर इंप्रूवमेंट्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बेटर एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैनल इरिगेशन नेटवर्क। ओके, तो देखो अगर आपके एग्जाम में आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग पहली हेडिंग डालो, देन आपको रोल ऑफ द इक्तदार्स, इमरजेंस ऑफ द ट्रेड हब्स, की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मार्केट स्टेबलाइजेशन, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। देखो बेसिक क्या, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर आएगा, मार्केट आएगा, इकोनॉमी रिफॉर्म आएगा, लैंड रिफॉर्म आएगा, ट्रेड हब आएगा, यही आएगा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आएगा, रोल ऑफ इक्तदार्स आएगा। क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जब तक नहीं होगा किसी चीज़ में तो वो कैसे रिफॉर्म होगा, नहीं हो पाएगा। ओके अच्छा, एक पॉइंट मेरा, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल्चरल इम्पैक्ट आपको टेबल फॉर्म में पढ़ाया, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको पॉइंट वाइज पढ़ाया, ठीक है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप लोग को ये टेबल फॉर्म में पढ़ने में आसान रहता है समझने में या फिर पॉइंट फॉर्म में? आप लोग का अपना सजेशन कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट कुछ लेक्चरों में जब जैसा भी आप बताओगे उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लेंगे कि टेबल फॉर्म में नोट्स बनाएं या फिर पॉइंट फॉर्म में बनाएं। ओके, ये नोट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। ओके, उसको फॉलो कर लीजिएगा। देन आता है भक्ति मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश। इसी में जो बी पॉइंट है वो भक्ति मूवमेंट है उत्तर प्रदेश में। ओवरव्यू ऑफ द भक्ति मूवमेंट, अगेन ये टेबल फॉर्म में मैंने बताया आपको। जैसे देखो ओवरव्यू कैसे करोगे भक्ति मूवमेंट का आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा? ओरिजिन आएगा, साउथ इंडियन रूट आएगा, कोर मीडियम क्या आएगा, नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन क्या है, मेजर फिलोसफिकल सेक्ट क्या है और की सेक्ट फिगर क्या है। ये 5-6 हेडिंग है, यही आपको मेंस में लिखना है, आपको यही इतना याद रखना है, सिंपल, ठीक है। और आपको अगर एक बार साउथ इंडियन रूट के बारे में कुछ भी याद आ गया तो समझ लो आपका काम कंप्लीट है। ओके, देन इसमें ओरिजिन के बारे में देखते हैं। इमर्ज्ड इन द मेडिवल इंडिया टू काउंटर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म which were founded in the 6th century BC, reacting to complex Vedic rituals. Then South Indian route क्या है? Led by the Vaishnavism saint known as the Alvars. Okay, propagating Vaishnavism dharma and Saiva saint known as the Nayanas, propagating Saiva dharma. Then core medium क्या था? Both Alvars and Nayanas used bhakti, worship of rule, personal devotion to the god to propagate dharma. देन नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन क्या है? द मूवमेंट वाज ब्रॉट फ्रॉम द साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया बाई रामानंद। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन किसने किया? रामानंद ने। मेजर फिलोसफिकल सेक्ट क्या है? द मूवमेंट्स पॉपुलरली लेड टू डिवीजन इनटू 2 sects, निर्गुण बिलीफ इन द गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स एंड सगुण बिलीफ इन द गॉड विद एट्रीब्यूट्स। ओके, देन की सेक्ट फिगर क्या है? निर्गुण कबीर मोस्ट प्रोमिनेंट, सगुण चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास एंड मीना। देन प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं? अब देखो अगेन मैंने इसको टेबल फॉर्म में पढ़ाया है। अगर आप लोग कहोगे तो अगली कुछ ऐसी चीज़ें जो रहेंगी मैं टेबल फॉर्म में नहीं पॉइंट फॉर्म में पढ़ा दूंगा। ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको टेबल फॉर्म में पढ़ना है या फिर पॉइंट फॉर्म में। जैसा आप बोलोगे वैसा मैं, मतलब अभी तो जो नोट्स बन गई वो तो बनी गई, इसके बाद जो बनेगी ना चैप्टर मतलब पार्ट 2 से, तो उसको मैं पॉइंट फॉर्म में कर दूंगा। ओके, अगर आपको टेबल फॉर्म में सही नहीं लग रहा हो तो देखो मेन पॉइंट है आपको समझ में आना चाहिए और आप एग्जाम में उस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर पाओ। जैसे मैं अगर आपसे बात कहूँ कि एग्जाम में आपके पास आ गए कि रामानंद के बारे में बताओ, तो आप क्या क्या बताओगे? सिंपल, उनकी टाइमलाइन इधर बताओगे, बर्थ प्लेस बताओगे, गुरु के बारे में बताओगे, सेक्ट एंड फिलॉसफी बताओगे, की टीचिंग एंड लाइफ इवेंट बताओगे, लिटरेरी वर्क एंड लीगेसी। सिंपल, यही 1 2 3 4 5 6 हेडिंग में आपको कंप्लीट करना है और यही आपको बताना है। इसीलिए ऐसे पढ़ाया आपको कि आपको सबके बारे में सब कुछ पता रहे। अब देखो टाइमलाइन क्या है? 1360 AD टू 1476 AD, बॉर्न इन अनुसुईया प्रयागराज, डिसिपल ऑफ द रामानुजम के डिसिपल, ठीक है। देन सेक्ट ऑफ फिलोसफी क्या थी? मोनोथिज्म, प्रिंसिपल ऑफ द वन गॉड, स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ द रामा इंस्टीड ऑफ द विष्णु। देन की टीचिंग क्या थी?
preached in the local language, enrolled disciples from all castes. Then literary work क्या था इनका? Famous disciples included कबीर, रैदास एंड सेना. तो अब आगे आते हैं कबीर, मतलब इनके डिसिपल मतलब थे ये, ठीक है. मतलब रामानंद ने इनको, मतलब रामानुजम के रामानंद थे और रामानंद के कबीर आ गए. ओके. देन 1414 AD to 1510 AD, कंटेम्प्रेरी ऑफ द सुल्तान सिकंदर लोदी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जनरली यूपीएससी इंटरेस्टेड रहता है, ये पूछता है कि ये इनके कंटेम्प्रेरी थे या नहीं थे. तो जनरली जिसका नाम रहता है ना वो गलत कराने के चांस ज़्यादा होते हैं, गलत ज़्यादा कराने के चांस होते हैं. देन बॉर्न इन काशी, इनलाइटेड बाय द रामानंद. मतलब रामानंद ने इनको शिक्षा दीक्षा दी. इनके गुरु कौन थे? रामानंद. देन इनकी फिलॉसफी क्या थी? निर्गुण ब्रह्म, वन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, एक्सेप्टेड रामा इन निर्गुण फॉर्म. देन टीचिंग की क्या थी? ट्रू सोशल रिफॉर्मर, अपोज्ड कास्ट ऑर्थोडॉक्सीज, रिलीजियस रिचुअल्स, वर्ल्डली पॉम्प. देन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, anthropomorphism. Then idol worship, believed God resides in everyone's heart, not in the temples, and mosque, काशी और काबा. जैसे अभी आपने काफ़ी फेमस एक सुना था ना कि बंगाल इलेक्शन में एक काबा नाम काफ़ी फेमस हुआ था. काबा पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. एक पॉलिटिशियन ने बोला कि इसको काबा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे. उसके अगेंस्ट में आपके यूपी के सीएम ने बोला कि इसको काबा नहीं बनने देंगे. ऐसा कुछ था कंट्रोवर्सी. तो वही काबा है, ठीक है. Defined orthodoxy by the intentionally dying in the Maghar, where it was believed salvation could not be attained. एक्चुअली इन्होंने जानबूझ के ना अपनी डेथ को मतलब मगहर में किया था. मगहर गए थे अपने अंतिम समय में, जहाँ ये माना जाता था कि अगर मगहर में कोई मरेगा तो उसको सेल्वेशन नहीं मिलेगा. तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं मगहर में मरता हूँ, देखता हूँ मुझे सेल्वेशन मिलता है नहीं मिलता है. ओके. एक्चुअली जो ऑर्थोडॉक्सी थी ना उसको तोड़ने के लिए. देन इनकी राइटिंग क्या थी? बीजक काफ़ी फेमस है. कलेक्शन ऑफ हिज कंपोज्ड कॉपलेट्स, फेमस कोट्स काशी में परगत भाई, रामानंद चैत्यायी, ठीक है. एंड जो कबीरा काशी मरे तो हरि को कौन निहोरा. मतलब वही चीज़ है कि मतलब कि अगर काशी मरे तो फ़ायदा क्या, इसलिए वो मगहर मरते हैं, देखते हैं क्या होता है. यही सब चीज़ें हैं. देन आते हैं अगले रविदास. बॉर्न इन 1480 AD, बॉर्न इन द काशी, डिसिपल ऑफ द रामानंद. ये भी रामानंद के डिसिपल. इसके पहले रामानंद के डिसिपल कौन था? यहाँ से देखिए कबीर थे, ठीक है. रामानंद के डिसिपल कबीर थे. अब यहाँ रामानंद के डिसिपल ये रविदास भी है. मतलब ये दोनों आसपास के थे. 1482 और इनका 1440, तो लगभग टाइम पीरियड तो सेम ही है. देन निर्गुण ब्रह्म, वन गॉड विदाउट attributes. Then worked as a cobbler, engaged in the social work and worship in his spare time, opposed worldly pomp, ritualism, caste system and anthropomorphism. ठीक है. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को भी इन्होंने मतलब इसके भी उसमें अपोज में थे, ठीक है. बेसिक क्या है कि इनकी एक कहावत है, आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा. तो वो इन्हीं रैदास से रिलेटेड है. ओके. एक मतलब 1 मिनट लूँगा बताने में. मतलब बेसिक क्या था कि कुछ लोग गंगा नहाने जा रहे थे, तो इनसे पूछा कि आप गंगा नहाने जाएंगे तो नहीं या, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ. और कॉबला तो थे ही, मतलब मोची का काम तो करते ही थे, तो अपना बना रहे थे. तो कहा कि नहीं मेरा काम है तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वो जाता है तो शायद गंगा जी में उस जो पर्सन था उसका सोने का कंगन खो जाता है, ठीक है. तो मतलब कुछ उसके अंदर गलत भावना आती है, और गलत भावना आती है लालच के कारण. उसका कंगन मतलब ये था कि शायद चढ़ाने में कुछ ऐसा था कि अगर सोने की चीज़ चढ़ाओगे तो उतना मिलेगा. तो उसने अपना सोना एक चढ़ा देता है, तो वो खो जाता है. ओके. जब खो जाता है तो फिर वो वापस आता है काफ़ी परेशान होते हुए कि मेरा तो ऐसा खो गया, ढूंढा काफ़ी मिला नहीं. तो वो जो कठौता था, मतलब जिसमें पानी रखा था, जिसमें ऐसे कठौते में पानी रखा था, उसी में मतलब साइड में चमड़े का जब काम होता है ना तो थोड़ा सा वाटर उसको सॉफ्ट करने के लिए लगता है, तो उसी में से कंगन निकाल देते. तो वही कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है. सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा रैदास के बारे में कहानी है, ठीक है. हिज फॉलोअर्स इस्टेब्लिश द रैदासी सेक्ट. देन आता है तुलसीदास. तुलसीदास के बारे में क्या है? बॉर्न इन 5020 AD, कंटेम्प्रेरी ऑफ द अकबर, मेवाड़ किंग राणा प्रताप. डायरेक्टली एग्जाम में आता है क्वेश्चन. बॉर्न इन राजपुर विलेज, बांदा डिस्ट्रिक्ट. देन सगुण सेक्ट, मोस्ट प्रोमिनेंट सेंट पोएट, फोकस्ड ऑन द प्रेजिंग
and describing the life of the Rama, incarnation of the Vishnu. Then composed the Ramcharitmanas. Then Vallabhacharya के बारे में आते हैं. Born in 1479 AD, born in the Kasi, lived mostly in the Kasi and Vrindavan. Krishna Bhakti sect, philosophy of the Suddha Dvaita, ठीक है, pure non-dualism. Then prescribed Krishna worship in the form of the Sri Nath Ji, founded the Vaishnavism Sampradaya in the Vijayanagar kingdom during the Raja Krishna Deva Rai's reign, never formally took the oath of the sannyas. Then composition की क्या क्या है, सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य एंड अनुभाष्य, फॉलोअर्स वेयर नोन एज द अष्टाछाप. ओके. देन आता है सूरदास जी. सूरदास जी बॉर्न इन 1470 AD, कंटेम्प्रेरी ऑफ द अकबर एंड जहांगीर, बॉर्न इन द रूनाता विलेज, आगरा मथुरा रोड पे है, डिसिपल ऑफ द वल्लभाचार्य, इनके से थे वल्लभाचार्य के. देन कृष्णा वर्शिप सगुण भक्ति सागर मतलब सगुण शाखा के वो थे. सर्व्ड एज ए पोएट एंड ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द अष्टचाप, कंपोज्ड सूरसागर, सूरसारावली एंड साहित्य लहरी इन ब्रजभाषा. ओके. देन आगे आते हैं मुगल वाले टाइम पे. ठीक है, कि मुगल टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश में क्या क्या डेवलपमेंट हुई. देन सबसे पहले आते हैं बाबर के टाइम का. ओके. बाबर के टाइम पे क्या है, इस्टेब्लिशमेंट क्या है, फाउंडर ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, इन्वेजन, इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय द दौलत खान लोधी, ये सबसे बड़ी गलती थी लोधियों की, गवर्नर ऑफ द पंजाब आलम खान एंड राणा सागर. एक बात समझो, अगर आपने किसी को इन्वाइट किया है अटैक करने के लिए, ठीक है, किसी से हेल्प मांगी है, ठीक है, किसी को हराने के लिए, अपनी रियल लाइफ में भी देखिएगा, अगर आपने किसी से हेल्प मांगी है किसी को हराने के लिए, इसका मतलब आप पहले से मानते हो कि आप वीक हो और जो सामने वाला आधा वो स्ट्रांग है. ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो जीतने के बाद पैसा पावर आपको क्यों देगा, इकोनॉमी और पावर का कंट्रोल आपको क्यों देगा. भाई आपसे ताकतवर है तभी तो आया था, आने के बाद तो आपको वैसे ही हटा देगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि आप मतलब एक सिंपल समझो, ये बाबर हैं, ठीक है, ये दौलत खान है और मतलब लोधी है और ये लोधी है. अब इसने मतलब लोधी जो है ये वीक है ना, लोधी वीक है तभी तो मतलब ये दौलत खान वीक है लोधियों से, तभी इसने बाबर को बुलाया. अगर बाबर ने इसको हरा दिया तो ये तो ऑलरेडी वीक है ना, तो ये तो हरा ही देगा इसको. तो रियल लाइफ में भी है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से अपनी हेल्प ले रहे हो, बाहर वाले पर्सन से, जिसमें आपका अपने वाले का किसी कुछ नुकसान हो रहा है, तो ये मान के चलो कि आप वीक हो ना, तो जो स्ट्रांग है आपकी बात क्यों सुनेगा जीतने के बाद. ठीक है, इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट करो. ओके. आलम खान एंड राणा सागा अकॉर्डिंग टू बाबर नामा. ओके. देन की बैटल्स क्या थी इसकी. फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, डिफेटेड अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी, इंट्रोड्यूस द तुगलकनामा टैक्टिक्स एंड उस्मानी स्टाइल. अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि तुलगामा टैक्टिक्स एंड उस्मानी स्टाइल किसके टाइम की है, तो बाबर के टाइम की है. ऑफ द अरेंजिंग आर्टिलरी, मास्टर गनर्स वेयर उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा खान, मेड आगरा हिज कैपिटल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गन थे वो आर्टिलरी और गन का यूज किसने किया था स्टार्टिंग में, तो बाबर ने किया था. ओके. बैटल ऑफ द खानवा देन आता है. बैटल ऑफ द खानवा, डिफीटेड द राणा सांगा ऑफ द मेवात 40 किलोमीटर फ्रॉम द आगरा. टू मोटिवेट ट्रूप्स, बाबर बैंड लिखकर एबोलिश द तमगा टैक्स फॉर मुस्लिम एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द गाजी. गाजी की टाइटल इसने एज्यूम किया. देन बैटल ऑफ द घाघरा 1529 AD, डिफीटेड द ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ द बंगाल एंड बिहार. टेरिटोरियल एक्सटेंड किया था, एक्सपेंडेड फ्रॉम द सिंधु इन द वेस्ट टू बिहार इन द ईस्ट, इंक्लूडिंग कन्नौज एंड अवध. देन हुमायूं 1530 to 1556 AD, एक्सेशंस क्राउंड इन आगरा इन दिसंबर 1530. देन क्या था, अफगान कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ. बैटल ऑफ द दादरा, डिफेटेड महमूद लोधी who had captured जौनपुर, लखनऊ एंड मानिकपुर. बैटल ऑफ द चौसा 1539, defeated by the Sher Khan, who then assumed the title of the Sher Shah. Then battle of the Bilgram, defeated again Sher Shah, lost Kannauj, Bilgram, Agra and Delhi. ठीक है, ये 3 बैटल इंपॉर्टेंट है इसके लिए. देन रिस्टोरेशन एंड डेथ, recaptured Agra and Delhi in 1555 after the Sher Shah's death in 1545 and died in January 1506 after falling down the stair of his library at Dinpana. मतलब ये ऐसे किंग थे
जो लाइब्रेरी से गिर के जिनकी डेथ हुई थी। और शायद मतलब आप देखिएगा एक बार सर्च करके, तो ये इनकी जो डेथ हुई थी ना वो 26 जनवरी की हुई थी, 26 जनवरी 1556। ध्यान मतलब एक बार सर्च करिएगा क्योंकि शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था इसको। देन हुमायूं इंसान एक कामिल, ठीक है, इनको इसकी उपाधि थी इंसान एक कामिल। इंसान एक कामिल मतलब क्या है? अबुल फजल प्रेज्ड हुमायूं विद द दिस टाइटल विच ट्रांसलेट द कंप्लीट पर्सन। इसका मतलब होता है इंसान एक कामिल का मतलब कंप्लीट पर्सन। ये किसको बोला गया? हुमायूं को। देन अबुल फजल्स व्यू डिस्क्राइब्ड हुमायूं एज ए पायस पर्सन, ए लोअर ऑफ द जस्टिस, मर्सीफुल एंड ए गुड वॉरियर। देन अदर हिस्टोरियंस का व्यू क्या था? ऑफन डिस्क्राइब्ड हिम एज ए वीक इंडिविजुअल हु फेल टू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मतलब अब ओबियस सी बात है, जो उनके कोर्ट पोएट रहेंगे वो तो तारीफ करेंगे, ठीक है भाई, उनकी रोजी रोटी उसी से चल रही ना, तो तारीफ तो करेगा, लेकिन जो बाहर वाला रहेगा सच्चाई तो वही बताएगा। अब जैसे गवर्नमेंट है, जो कोई भी गवर्नमेंट है, जिस टाइम जो गवर्नमेंट रहेगी अपनी तो तारीफ करेगी, लेकिन जब वो गवर्नमेंट हटेगी तब जाके उसकी मतलब जो अपोजिशन में था वो बताएगा भाई क्या क्या कमी थी, ओके, और कमियां निकालेगा। देन लेनपुल्स स्टेटमेंट फेमसली रिमार्क्ड हुमायूं सजेस्टेड हुमायूं स्टैगर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड गेव हिज लाइफ वाइल स्टैगर्ड। ओके, लेनपुल का स्टेटमेंट है, मतलब हुमायूं स्टैगर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड गेव हिज लाइफ वाइल स्टैगर्ड। देन पर्सनल डिसीजन इंसिडेंट हुमायूं के बारे में, देखो ये हुमायूं के बारे में है कि क्या क्या है। देन पर्सनल डिसीजन इंसिडेंट क्या था? डिवीजन ऑफ द एम्पायर इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग टू द थ्रोन इन द आगरा, ही डिवाइडेड द एम्पायर अमॉन्ग द ब्रदर्स, मेकिंग हिम द ओनली मुगल रूलर टू एवर डू सो। मतलब किसी ने एम्पायर को डिवाइड नहीं किया। भाई देखो डिवीजन ना कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। डिवीजन अगर मान लो किसी चीज़ को आप डिवाइड कर दो, इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ को टेम्परेरी टाइम के लिए आप हटाना चाहते हो कि आपके ऊपर वो चीज़ ना आए। जैसे क्या है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, क्या डिवीजन सोल्यूशन था? एक्चुअली उस टाइम को बचाने के लिए डिवीजन सोल्यूशन था, बट ठीक है, क्या समस्या खत्म हुई? उस चीज़ की समस्या अभी भी बनी हुई है, एक नई समस्या बन गई है बॉर्डर की, कश्मीर की, ठीक है। अगर डिवाइड ना हुआ होता, नो डाउट ऑलरेडी इंडिया में मुस्लिम एकोमोडेट हैं, वहाँ वो सारे भी एकोमोडेट होते हैं और कुछ हिंदूज भी उधर होते हैं। तो ऑलरेडी जैसे आज इंडिया प्रॉस्पर कर रहा है वैसे ही बांग्लादेश और पाकिस्तान भी प्रॉस्पर करता, क्योंकि इंडिया यूनाइट होता। तो जो आज आसपास ये सारी प्रॉब्लम आती ही ना, ओके। देन डिवीजन ऑफ द एम्पायर इन्होंने किया। देन ब्रदर्स बिट्रेयल कैसे किया? हिज ब्रदर्स नेवर केम टू हिज एड व्हेन ही नीडेड इट विच अल्टीमेटली लेड टू हिज फेलियर। मतलब इनके भाई इनके सपोर्ट कभी नहीं किए। देन क्वीन कर्नावती से राखी when Queen Karnavati of the Mewar faced an attack from the Bahadur Shah, she sent Humayun a Rakhi asking for protection and he tried hard to assist her, ठीक है। Then Bisthi episode after jumping to the river Gangas to escape defeat of the battle of the Chausa against Shershah, he was saved by the Bisthi water carrier. In return Humayun made the Bisthi emperor for a single day। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बिस्ती थे, बिस्ती को एक दिन के लिए किसने एम्परर बनाया? तो वो आएगा हुमायूं ने बनाया है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि भाई आपने डेप्थ में स्टडी की है, ओके। और यहीं से आपका जैसे क्या होगा कि जो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, यूपीपीसीएस अलग से GS 5-6 की, वो जो GS 1 में पढ़ा है, GS 1 में तो इसे ये इनमें कई सारी चीज़ें आप पढ़े ही नहीं हो, तो जब मेंस में लिखने में के लिए आएगा तो अगर आप छोटे छोटे पॉइंट लिखते हो तो यही आपके मार्क को ऐड करता है, मार्क्स एडिशन यहीं से होता है, ओके। देन मिलिट्री रिकॉर्ड एंड कंपेन्स अर्ली विक्ट्रीज प्री कोरोनेशन फॉट अलॉन्गसाइड बाबर एंड सिक्योर्ड विक्ट्रीज इन द बैटल्स ऑफ द पानीपत, खानवा एंड चंदेरी। विक्ट्रीज एज ए एम्परर क्या थी? सक्सेसफुली वन द बैटल ऑफ द सरहिंद, कलिंगा, दौहरिया, देन चूनागढ़ एंड मच्छीवाड़ा। देन मेजर डिफीट क्या थी? फेस्ड सीवियर डिफीट इन द बैटल ऑफ द चौसा एंड बैटल ऑफ द बिलग्राम कन्नौज। एग्जाइल द डिफीट्स एट द चौसा एंड बिलग्राम फोर्स्ड हिम टू फ्ली रिजल्टिंग हिम वंडरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। देन अकबर के बारे में आता है। एक्सेसन क्राउन एट द एज ऑफ 13। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम एज में इनको क्राउन मिल गया था, ओके। सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत 1556 में हुई थी। देन डिफीटेड हेमू द लास्ट इंडियन किंग टू होल्ड द टाइटल विक्रमादित्य। एक्सपेंशंस
कैप्चर्ड ग्वालियर 1559, जौनपुर 5060, मालवा 5061, कालिंजर 5069। ओके, सिटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था इनके टाइम का? चेंज प्रयाग नेम टू इलाहाबाद इन 1583, जो कि अभी यूपी सरकार ने कुछ साल पहले दोबारा प्रयाग बदला है, इस यहाँ से यहाँ ले गई। ठीक है, 1583 में चेंज हुआ था नाम, सोच के देखो लगभग कितना 450 साल बाद नाम चेंज हुआ है। देन built Fatehpur Sikri 1572 to accommodate his Gujarat victory and honor Sufi saint Sheikh Salim Chishti. Built the 176 feet high Buland Darwaja. Then constructed forts in Agra, Red Fort, Allahabad and Lahore. Then administration and court. Court featured 9 gems Navratna, 2 were from the UP. Then Birbal, Brahmin from the Kalpi, given titles Raja and Kaviraj. The only Hindu to accept Deen-e-Ilahi. Then Todarmal, Chhatri from the Sitapur. देखो टोडरमल कौन थे? देखो बीरबल ब्राह्मण फ्रॉम द कल्पी थे और टोडरमल थे छत्री फ्रॉम द सीतापुर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोडरमल सीतापुर के थे। ओके, सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड दीवान अशरफ रेवेन्यू मिनिस्टर, पायनियरिंग की लैंड रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन रिलीजियस पॉलिसी में क्या था? एबोलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स 1563 में एंड जजिया इन 1564 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप जैसे मूवियाँ देखें जोधा अकबर टाइप की, तो उनमें ये इस जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स का जिक्र होता है। फाउंडेड ए न्यू स्टेट रिलीजन दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही इन 1582 बेस्ड ऑन द मोनोथिज्म, heavily criticized by the historian Vincent Smith and as autocracy, secured loyalty through strategic Rajput alliance, जैसे इन्होंने शादी की थी जोधा बाई से। ओके, देन मनसबदारी सिस्टम्स फीचर। अब देखो क्या है, तो मनसबदारी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था कि मनसबदारी क्या थी। ठीक है, डायरेक्टली आता है एग्जाम में, तो उसी के फीचर हैं यहाँ पे। जैसे अच्छा, आपके एग्जाम में जैसे मनसबदारी आया तो कैसे कैसे लिखोगे? ओरिजिन पहला हेडिंग, देन इंस्पायरेशन, डेफिनीशन, कंपोनेंट ऑफ द रैंक, रिम्यूनरेशन, जागीर्स, नेचर ऑफ द असाइनमेंट, जहांगीर्स, मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये सारी आपकी हेडिंग होगी मनसबदारी की। ओके, बेसिक। देन ओरिजिन एंड इंस्पायरेशन क्या था? ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड बाय द मंगोल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, द स्पेसिफिक रैंक असाइन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये मनसब का मतलब ये है। देन रैंक क्या थी? जाट, इंडिकेटेड द ऑफिशियल्स पर्सनल स्टेटस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफाइड दियर सैलरी। Then Sawar indicated the exact number of the troops the official was required to maintain. Then remuneration क्या थी? Mansabdars were assigned a jagir mean to generate revenue approximately equal to the salary owed to them and their troops. Okay. Then nature of assignment क्या था? Non hereditary. ये nature non hereditary था इसका। A mansabdar could be promoted, demoted or expelled at the emperor's discretions. जन जहांगीर मॉडिफिकेशन क्या था? इंट्रोड्यूस द दू अस्पा या सी अस्पा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दू अस्पा सी अस्पा। अगर एग्जाम में आता है कि दू अस्पा सी अस्पा किसने इंट्रोड्यूस किया, तो जहांगीर ने। विच मैंडेटेड दैट ए मनसबदार हैड टू मेंटेन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रूप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रूप मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, देन कैटेगरी और रैंक क्राइटेरिया देखते हैं। मनसबदार बिलो 500 रैंक, आमिर 500 से 2500 रैंक, देन आमिर ए उम्दा रैंक 2500 एंड एबो। ठीक है, अब देखो आता है कि मनसबदारी और रिक्ता सिस्टम ये कैसे डिफरेंट थे, कैसे अलग थे, ये आता है, इनका डिफरेंस पूछा जाएगा। तो रेजिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदार नीदर रिसाइड इन नॉर एडमिनिस्टर्ड दियर असाइंड जागीर। ठीक है, जबकि इकतम क्या? मुक्तिस वेर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू स्टे इन एडमिनिस्टर दियर असाइन इकता। देखो मनसबदार क्या था कि कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उनकी जागीर जहाँ पे मान लो उनकी जागीर अवध में है, तो वो हो सकता है कि जौनपुर में है, हो सकता है दिल्ली में है, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन इकता में ऐसा नहीं था, उनको वहीं पर स्टे करना पड़ता था, तो एडमिनिस्टर करना पड़ता था। देन सर्विस लोकेशन, प्रोवाइडेड सर्विस इन अदर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर वाइल रिमेनिंग इंटाइटल टू द रेवेन्यू फ्रॉम द दियर रिमोट जागीर। बेसिकली क्या है कि आप कहीं भी रहकर उसका मतलब जागीर का फ़ायदा ले सकते हो, ये बेसिक ये है। ठीक है, जबकि क्या है कि इसमें क्या था, इकता में ऐसा नहीं था, एडमिनिस्टर्ड लोकल ड्यूटीज़ डायरेक्टली विद इन दियर डिजाइन डेजिग्नेटेड लैंड। ओके,
देन दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, ओके, ये क्या था इसके बारे में देखते हैं। अब अगेन जैसे ये जो लेफ्ट साइड एस्पेक्ट है, इन्हीं एस्पेक्ट के बेस पे आपको इस एग्जाम में लिखना है, ओके। तो पर्सनल फिलोसफी क्या थी? अकबर हेल्ड ए deep interest in the religion and philosophy. He was convinced that there was only one God with many forms. Then guiding policy क्या था? Adopted the policy of Sule Kul, which literally translate to peace to all. Then इबादत खाना क्या था? Established in 1575 at Fatehpur Sikri as a venue to discuss religious and spiritual topics with scholars from the different regions. Then establishment क्या था? दीन इलाही was officially started in 1582 AD. मतलब ठीक है, एडी नहीं लिखा बट एडी है, आफ्टर डेथ। देन कोर टीनेट्स क्या था? बेस्ड ऑन द डिवाइन मोनोथिज्म लेड इट्स फाउंडेशन बाय द कंबाइनिंग द गॉड थॉट ऑफ ऑल रिलीजन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इसमें आपका दीन इलाही में जितने भी धर्म थे उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ था वो लिखा गया था। देन प्रोपोगेशन एंड द स्ट्रक्चर क्या था? स्प्रेड विदाउट द यूज ऑफ एनी क्वेश्चन, द फेथ लैक्ड बोथ ए सेक्रेड प्लेस एंड ए सेक्रेड बुक। देन इनिशिएशन प्रोसेस क्या था? अकबर पर्सनली इनिशिएटेड ए न्यू मेंबर ऑन संडे, प्रोवाइडिंग देम विद ए स्पेसिफिक फॉर्मूला नोन एज द सस्त। देन प्रोमिनेंट मेंबर कौन थे? अबुल फजल, फैजी और बीरबल, ये तीन प्रोमिनेंट मेंबर थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म अपनाया था। ऑब्वियस बात है, इनके कोर्ट में थे तो मालिक को खुश करने के लिए तो अपना ही लिया होगा, पता नहीं मतलब सच में चाहते होंगे नहीं चाहते होंगे। देन लिगेसी एंड डिक्लाइन, द फेथ वर्चुअली डाइड विद अकबर, हाउएवर जहांगीर कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ द टेकिंग न्यू इंट्रेंस एंड गिविंग द सस्त, ठीक है, मतलब उनको सस्त की उपाधि देते थे जो इसमें आते थे। अब आता है जहांगीर का टाइम। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1605 टू 1627, ठीक है, 1605 टू 1627 एडी। टाइटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? बॉर्न सलीम, टूक द टाइटल नजरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी, इशूड 12 रॉयल्स डिक्री नोन एज एन ए जहांगीरी, that is banned tamga tax, liquor and animal slaughter on Thursday and Sunday, and banned ear nose mutilation, मतलब आँखों कान में जो छेद कराते हो वो नहीं करा सकते हो। देन जस्टिस सिस्टम, इंस्टॉल द जंजीर ए अदाली, गोल्डन चैन ऑफ द जस्टिस विद 60 बेल्स इन आगरा, अपॉइंटेड ए हिंदू जज नेम्ड श्रीकांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदू जज किसने अपॉइंट किया था, तो आप लोग गलती से लगा दोगे अकबर ने, अकबर ने नहीं, जहांगीर ने अपॉइंट किया था। रिविलियंस, सन खुसरो रिवोल्टेड एंड वाज इवेंचुअली किल्ड बाई हिज ब्रदर खुर्रम शाहजहां। खुसरो ने रिवोल्ट किया और खुर्रम ने उनको मार दिया। देन जहांगीर एग्जीक्यूटेड द फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव फॉर सपोर्टिंग खुसरो। अब क्या था, खुसरो को सपोर्ट करते थे, ओके, ये फिफ्थ सिख गुरु, तो इनको असैसिनेट कर दिया इन्होंने, एग्जीक्यूट किया। देन पर्सनल लाइफ, मैरिड टू मेहरुनिसा, गिवन द टाइटल नूरजहां। लिटरेचर और साइंस क्या था? authored his Persian biography Tujuk e Jahangiri, noted the Noor Jahan's mother Asmat Begum, pioneered rose perfume extraction, okay। then इनके बाद आता है शाहजहां 1628 to 1658 AD। एक्सेशंस क्या है? exiled नूरजहां eliminated rivals to secure throne। then religious policies क्या है इनकी? established a department for Islamic conversions, temporarily lifted the cow slaughter ban, banned Hindus from the keeping Muslim slaves, okay। आर्किटेक्चर एंड कल्चर क्या था? गोल्डन पीरियड, इनके टाइम को गोल्डन पीरियड माना जाता है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने, जैसे बिल्ड द ताजमहल इन 1631 to 1648 AD इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। अपॉइंटेड पंडित जगन्नाथ ऑथर ऑफ द गंगा लहरी एंड गंगाधर एज रोल पोएट, ठीक है। पंडित जगन्नाथ कहाँ किसके पोएट थे? ये शाहजहां के टाइम के पोएट थे। देन फॉरेन विजिटर कौन थे? ट्रेवेनियन एंड बर्नियर, ठीक है, फ्रांस के। मुनीची एंड मुंदी, इटली के। मुनीची डॉक्यूमेंटेड हिज ट्रेवल्स इन स्टोरिया डो मोगोर, ठीक है। देन इनके बाद आते हैं औरंगजेब, ये भी काफ़ी फेमस है, 1658 to 1707 AD तक। एक्सेशन क्या था? इम्प्रिजन्ड हिज फादर शाहजहां टू टेक द थ्रोन। देन रिलीजियस बाइगोटरी क्या है? बैंड नौरूज सेलिब्रेशन, किसने स्टार्ट किया था बताओ? हमने हुमायूं वाला देखा था ना, तो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, नहीं उसके पहले भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि नौरूज स्टार्ट किसने किया था, ठीक है। देन बैंड नौरूज सेलिब्रेशंस द सूर्य पंचांग सन कैलेंडर एंड कलमा इंस्क्रिप्शन ऑन कॉइन्स, डिमोलिश द काशी विश्वनाथ एंड केशव
राय टेम्पल्स, reinstated the pilgrimage tax and banned the Hindu practice of the sati। मतलब काफ़ी निगेटिव काम इनके टाइम पे हुए हैं। ओके, टैक्स रिलीफ क्या था? एबोलिश्ड पंडारी चुंगी, मतलब चुंगी एबोलिश किया, और राहदारी रोड टैक्स एंड अवबाब टैक्स ऑन द फार्मर्स, मतलब टैक्स रिलीफ थोड़ा इन्होंने किया था, ऐसा नहीं है। देन रिवॉल्यूशन रेजिस्टेंस क्या था? फेस्ड हैवी लॉसेस इन द लाइफ एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट द मराठा एंड चीफ शिवाजी, एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु, 5वें को अर्जुन देव को उन्होंने किया था, ऊपर शाहजहां ने, और 9th को इन्होंने किया तेग बहादुर। दिस prompted the 10th गुरु गोविंद सिंह टू फॉर्म द खालसा पंथ, ए मार्शियल, ठीक है। देखो खालसा पंथ क्या था? एक मार्शियल फोर्स दैट स्ट्रांगली रजिस्टर्ड मुगल रूल। देन डिक्लाइन, हिज रिलीजियस इंटॉलरेंस फ्रैक्चर्ड द एम्पायर लीडिंग टू इट्स रैपिड डिसइंटीग्रेशन फॉलोइंग द हिज डेथ। देन लेटर मुगल पॉइंट कौन कौन से थे, ठीक है, मतलब लेटर मुगल कौन कौन से थे वो देखते हैं। फॉलोइंग औरंगजेब्स डेथ द एम्पायर फ्रेगमेंटेड अंडर द वीक सक्सेसर्स, हियर इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इसका ऑर्डर है। देखो बहादुर शाह उसके बाद आए, देन जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह टू, ठीक है, सारे लोग हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ इस्लामिक टैक्सेशन। ओके, अब इसमें इस्लामिक टैक्सेशन के बारे में देखते हैं क्या था। देखो जैसे उसर, ठीक है, बात की जाए उसर, ये लेविडान अपॉन मुस्लिम, टैक्स ऑन द क्रॉप प्रोड्यूस, मतलब जो मुस्लिम क्रॉप प्रोड्यूस करे तो उस पर लगेगा। अब इसमें रेट क्या था? 10% ऑफ प्रोड्यूस आर इरीगेटेड लैंड एंड 5% ऑफ द प्रोड्यूस ऑन द नॉन, अरे इरीगेटेड लैंड है, पानी से सिंचाई की गई है, और अगर नॉर्मल वैसे है तो 5%, अगर पानी से सिंचाई की गई इरीगेशन, मतलब जो इरीगेशन सिस्टम था उससे किया गया है तो 10%। ओके, अब जैसे नॉन इरीगेशन का मतलब है कि भाई हो सकता है कि नेचुरल रेन वगैरह हुई हो, ठीक है, उन सब से सिंचाई हो गई हो। ओके, देन खराज नॉन मुस्लिम पे लगता था, उसद मुस्लिम पे लगता था। ये लैंड टैक्स है, रेंज्ड बिटवीन 1/3 टू 1, मतलब एक लगभग 33% से 50% है, आर द प्रोड्यूस अंडर द वेरियस सुल्तान्स। देन खाम्स, ये क्या था? कॉम्बैटेंट्स या स्टेट टैक्स था। टैक्स ऑन द वार बूटी एंड हिडन ट्रेजरस, जनरल डिवीजन क्या था? 1/5 टू द रूलर, 4/5 टू द सोल्जर्स अंडर द फिरोज शाह, ठीक है, अंडर फिरोज शाह क्या था? 4/5 ऑफ द रूलर, मतलब बहुत ज़्यादा था, 4/5 मतलब 80% हो गया एक तरीके से। देन जकत क्या था? मुस्लिम पे लगता था, यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड नीडी मुस्लिम्स, फिक्स्ड एट 2 पॉइंट। देखो जितना मुस्लिम पे टैक्स लग रहा है लगभग 5% 10% था, और जो हिंदुओं पर लग रहा था मोस्टली 1/3 या 1/2, मतलब 33% 50% ऐसे था। ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा लगा रहे थे सुल्तान उस टाइम पे। देन जिजिया किस पे? मतलब जजिया नॉन मुस्लिम पे, इम्पोज्ड इन ल्यू ऑफ द एग्जाम्शन फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। एग्जाम्शंस क्या था? वीमेन, चिल्ड्रेन, हैंडीकैप्ड, अनएम्प्लॉयड, इससे मतलब एग्जेम्प्टेड थे। हिस्टोरिकल चेंज क्या हुआ? फिरोज शाह इम्पोज्ड इट ऑन ब्राह्मिन्स प्रीवियसली एग्जेम्प्ट, अकबर रिपील इट, औरंगजेब री इम्पोज्ड। मतलब क्या था कि जो डिफरेंट सुल्तान थे कुछ इसको हटाते थे कुछ लगाते थे, ऐसा चलता था। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मुगल रूल इन उत्तर प्रदेश। अब देखो सिग्निफिकेंस की बात की जाए, सिग्निफिकेंस आप कैसे पढ़ोगे? सिग्निफिकेंस ऐसे पढ़ोगे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, आर्किटेक्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, लीगेसी एंड रिलीवेंस, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे। अब आते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, डेजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स, क्रिएशन ऑफ द न्यू कैपिटल फॉर रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद लोकेशन क्या थी? जैसे एग्जाम्पल के लिए आगरा इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेटिव हब बना, इलाहाबाद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर, फतेहपुर सीकरी अकबर्स कैपिटल, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ द मनसबदारी सिस्टम एंड टोडरमल्स जब्ती सिस्टम, जो कि एक रेवेन्यू सिस्टम था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू गवर्नर्स एंड आमिर्स, इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश अंडर अकबर्स रूल। देन कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? स्प्रेड ऑफ द पर्सियन लैंग्वेज एंड मुगल स्क्रिप्ट इन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रमोशंस ऑफ द सोशल हारमोनी वाया लिबरल पॉलिसीज। सुलह कुल दीन इलाही, लखनऊ आगरा इमर्ज एज द मेजर सेंटर्स फॉर द डांस म्यूजिक एंड पेंटिंग। देन आर्किटेक्चरल हेरिटेज, construction of the world heritage monuments, forts and religious structure that serve as the architectural marvels. Then Taj Mahal, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, मोती मस्जिद एग्जाम्पल हैं।
देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, प्रमोशन ऑफ द ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड लोकल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, कारपेट, जरी, मार्बल, कार्विंग, आगरा, बनारस, लखनऊ। देन रिलीजियस पर्सपेक्टिव, पैटर्नोज एक्सटेंडेड टू सूफी सेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ द दरगाह, सिग्निफिकेंट बूस्ट टू हिंदू मुस्लिम कल्चरल कोऑर्डिनेशन। देन फाउंडेशन ऑफ द गंगा जमुना तहजीब, ये रिलीजियस वो था, गंगा जमुना तहजीब लिखोगे तो आपके मार्क्स इनहेंस होंगे, ठीक है। देन लिगेसी एंड द रिलेवेंस क्या था, मुगल आर्किटेक्चर रिमेन्स वाइटल इन यूपीज टूरिज्म इकोनॉमी, ड्राइविंग एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू, हाईलाइटेड फॉर द हेरिटेज टूरिज्म इन्वेस्टमेंट्स एट द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। ओबीएस GIS 2023 की बात कर रहे हैं। देन अक्रॉस द उत्तर प्रदेश आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल हेरिटेज कंटिन्यूज टू डिफाइन द स्टेट्स मॉडर्न आइडेंटिटी, ओके। देन इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है वो देखते हैं। लास्ट टॉपिक इसी में है, नवाब्स ऑफ द अवध, ओके। फाउंडेशन क्या था, इनिशियल स्टेटस क्या था, अवध इन प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश वाज ओरिजिनली प्रोविंस सूबा ऑफ द मुगल एम्पायर, पहले तो केवल एक सूबा था, ओके। देन सादत खान, इसको बुरहान उल मुल्क कहते हैं। अपॉइंटमेंट क्या था, अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द अवध इन 1722 बाई मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। देन इंडिपेंडेंस, शॉर्टली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही डिक्लेयर अवध एज इंडिपेंडेंट स्टेट। रिफॉर्म क्या हुआ 1723 में, इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट टू कर्ब करप्शन एंड रिलीव फार्मर्स फ्रॉम द ऑपरेसिव लोन्स ऑफ जमींदार। देन इन्वेजन 1739 में, इन्वाइटेड पर्शियन रूलर नादिर शाह टू अटैक इंडिया। देन डेथ में कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे नादिर शाह द प्रोमिस्ड सम ऑफ द मनी। देन सफदरजंग lineage, nephew and son-in-law of the Saadat Khan. Positions held, succeeded Saadat Khan as Nawab and simultaneously served as the Wazir, Prince Minister in the Mughal court of Emperor Muhammad Shah. मोहम्मद शाह के इसमें ये वजीर प्रिंस का पोस्ट पे थे। देन वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रिंस नहीं प्राइम मिनिस्टर, वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर, ओके, नॉट प्रिंस। Then territory maintained control over इलाहाबाद एज वेल एज अवध। देन डेथ इनकी हुई 1755 में। देन आते हैं सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला का नाम आपने सुना था काफ़ी, जब ब्रिटिश बक्सर बैटल ऑफ द बक्सर हुई थी तो। सक्सेसर बिकेम नवाब इन 1754 फॉलोइंग सफदरजंग्स डेथ। एंटी ब्रिटिश पैक्ट फॉर्म्ड एन अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद द मुगल एम्परर शाह आलम II एंड मीर कासिम डिपोज्ड नवाब ऑफ द बंगाल। बैटल ऑफ द बक्सर होती है 1764 में। द ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ द सुजाउद्दौला, शाह आलम II एंड मीर कासिम क्लैश्ड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस। देन ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद होती है, ये मतलब वन ऑफ द मतलब जो बैटल ऑफ द प्लासी 1757 में हुई थी ना, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके बाद ये मेजर वॉर थी, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एंट्री देती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। Treaty of the Allahabad, following the defeat of the Buxar, Sujaud-Dowla regained control of his kingdom but was forced to pay British 50 lakh as a war indemnity, ठीक है। Then Asaf-ud-Dowla succeeded Suraj-ud-Dowla as Nawab. कैपिटल शिफ्ट किया गया उन्होंने, ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ अवध फ्रॉम द फैजाबाद टू लखनऊ। देखो उससे फ़ायदा नहीं है ना कि अगर आप अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हो, मतलब आप सामने वाले से डर रहे हो, सामने वाला तो यही चाहता है ना। देन वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब, टाइटल्स एंड निकनेम्स आल्सो नोन एज द रंगीला शाह, इनको वाजिद अली शाह को रंगीला शाह बोलते थे। अब्दुल मंसूर मिर्जा एंड अफेक्शनली कॉल्ड अख्तर पिया। देन कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, हेल्ड डीप इंटरेस्ट इन सॉन्ग्स, म्यूजिक, डांस। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन कथक डांस परफॉर्मेंस, ऑफन प्लेइंग द रोल ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते थे। देन एनेक्सेशन 1856 में, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एनेक्स द अवध टू ब्रिटिश एम्पायर बेस्ड ऑन द आउटरैम रिपोर्ट विच एक्यूज्ड वाजिद शाह अली ऑफ मिसरूल। देन एग्जाइल, रिमूवल फ्रॉम द पावर एंड सेंट टू कलकत्ता विद एन एनुअल ब्रिटिश पेंशन 12 लाख। Then legacy, while in transit to exile in Kolkata, he composed the famous ठुमरी, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए। बेसिकली ही क्या था कि इनको कलकत्ता ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो उसी पे इन्होंने बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए मतलब लखनऊ के लिए लिखा, ठीक है। देन नवाब की लिस्ट है कौन किस टाइम पे था। सबसे लास्ट में वाजिद अली शाह थे 1847 टू 1856, 1857 की क्रांति हो गई थी,
1857 और उसके पहले ये लिस्ट है। देन सादत खान, बुरहान मुल्क, देन सफदर जंग आपने देखा होगा दिल्ली में है ना, सफदर जंग। देन शुजा उद्दौला, आसिफ उद्दौला, वाजिद अली, सादत अली, नसरुद्दीन हैदर, नासिर उद्दौला, देन वाजिद अली शाह। ओके, तो यहाँ से दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।